सबसे पहले अगर अपन बात करें डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? धंधे का बंद हो जाना। अगर अपन बात करें डिसोल्यूशन ऑफ, दो चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो दोनों चीजें होती हैं। तो सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें एक तरफ, तो सर जब आप पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब तीन पार्टनर अपनी पार्टनरशिप तोड़ के अपना नया नया कुछ बिजनेस करेंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो खत्म, ठीक है ना। सेकंड लेवल पे क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब अब पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व नहीं हुई, पूरी फर्म ही क्या हो गई, ताला लग गया फर्म पे, तो आप ताला लगा के चाबी लेके निकल गए फर्म, ठीक है ना। इस केस में वैसे होता ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चांसेस होते हैं कि कभी कभी कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर इसी बिजनेस को वापस से चलाए। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हो, इसका मतलब धंधा बंद हो चुका है, हम रोड पे आ चुके हैं, सारी चीजें बेचनी है और बेच बाज के घर निकलना। अल्टीमेटली डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है। अगर आपने कभी किसी को देखा हो कि उसका बिजनेस बंद हो रहा है, लॉस में था, सर क्योंकि बिजनेस लॉस में था इस कारण से धंधा बंद होता है, या कभी कभी पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही थी, कुछ क्लैशेस आ जाते हैं, इसलिए धंधा बंद होता है। कभी कभी कोई गवर्नमेंट कोई लीगल रूल या लीगल नॉर्म ले आती है, आपका बिजनेस ही इलीगल हो गया, तो भी धंधा बंद हो सकता है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी धंधे के बंद होने के। सर जैसे ही बिजनेस बंद होने जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है आपकी बैलेंस शीट से ड्राइव होते हुए। अगर मैं आपको छोटी सी बात करूं, तो उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। बस अगर आपने इस अकाउंट को समझ लिया, तो आपका डिसोल्यूशन 50% खत्म हो जाएगा। तो सर कौन सा अकाउंट होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो सर अगर अपन रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करें, तो एज द नेम सजेस्ट, इस अकाउंट को कब खोला जाता है? जब धंधा बंद होने वाला, जब धंधा क्या होने वाला होता है? बंद होने वाला होता है। तो हम बैठ के चिट्ठे बनाते, सर चिट्ठे बनाते हैं, इसका मतलब क्या? सारे एसेट्स बेचने हैं और सारी लाइबिलिटीज क्या होनी चाहिए? रियलाइज होनी चाहिए। तो बिजनेस के जो जो एसेट्स बिक सकते हैं, सारे एसेट्स वो जो बिक सकते हैं इंक्लूडिंग गुडविल, सारे एसेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड से लेके यहाँ पे ले आते हैं। जैसे कि क्या हो गया? कैश, सॉरी कैश को तो ला नहीं सकते, कैश तो कैश ही है। जैसे कि क्या हो गया आपका? लैंड एंड बिल्डिंग बिक सकती है, हाँ सर। सर अगर बात करें प्लांट एंड मशीनरी बिक सकती है, हाँ। अगर बात करें स्टॉक, क्या बिक सकता है? हाँ। क्या डेटर से पैसे लेने हैं? हाँ। तो डेटर से भी पैसे लेने, तो उनको रियलाइज तो करना ही पड़ेगा। सर क्या बिल्स रिसीवेबल से पैसे लेने हैं? हाँ। सर क्या धंधे में कोई गुडविल है, तो उस नाम की गुडविल की कोई पैसे दे सकता है क्या? क्या गुडविल भी बिकती है? जब कोई धंधा बंद होता रहता है, तो उस फॉर्म का नाम जो मार्केट में चलता रहता है, तो बहुत बार उसकी गुडविल के लिए भी लोग पैसा देते हैं। तो सर फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। सर पेटेंट्स, अपने पास कोई पेटेंट्स राइट हो, तो क्या वो भी आ सकते हैं? हाँ। सर कोई धंधे के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हो, क्या वो भी आ सकता है? तो सर वो सारे एसेट्स, अगर मैं बहुत ढंग से बोलूं, तो सर क्या छोड़ के, तो बस ये ध्यान रखो, एक्सेप्ट कैश एंड करंट अकाउंट्स, एक्सेप्ट, क्योंकि कैश तो कैश ही है ना, उसको क्या बेचोगे? कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, तो उसको क्या बेचोगे? तो एक्सेप्ट कैश, कोई करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हो तो वो तो क्या बेचोगे, और कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टाइप की चीज हो, तो इन चीजों को छोड़ के बाकी सारे ऐसे धड़ 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 धड़, कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे आप लिख दीजिए। कौन से वैल्यू पे लिख दीजिए आप यहाँ पे? अगर मैं बात करूं, तो जो भी उनकी बुक वैल्यू थी, उन सबको उतार के लिख दीजिए। तो ये सारे एसेट्स कौन सी वैल्यू पे आएंगे? बुक वैल्यू। सर इस तरफ वो सारी लाइबिलिटीज जो पे ऑफ करनी, जो बाहर की लाइबिलिटीज, वो सारी लिख दो। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सर किसको पे करना है? अरे भाई क्रेडिटर्स को पे करना पड़ सकता है, जिनको धंधे से उधार लेके रखा, धंधे में उधार लेके रखा। बिल्स पेबल को पे करना पड़ सकता है, सर ये बात भी सही है। सर थर्ड लेवल पे बात करें, तो कोई लोन लेके रखा है, कि बैंक लोन लेके रखा है, या किसी और किसी से PQR या एक ही वाइफ से लोन लेके रखा है, एक ही वाइफ से लोन लेके रखा है, तो आता है। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर वाइफ से, ब्रदर से लोन लिया है तो आएगा, मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन आता है, बट पार्टनर का लोन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पार्टनर तो इंटरनल ही है ना, तो पार्टनर तो धंधे का ओनर ही है, तो पार्टनर की वाइफ का लोन आएगा, पार्टनर के ब्रदर का लोन आएगा, पार्टनर के रिश्तेदार का लोन आएगा यहाँ पे करने के लिए, लेकिन पार्टनर का लोन
नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पार्टनर को बोलेगा सबसे पहले मेरे को मेरा लोन ही दे दो, तो हो सकता है पार्टनर अपना लोन लेने के चक्कर में क्रेडिटर्स को पे ही ना करे, बिल्स पेबल को पे ही ना करे। तो एक बात जानने की है कि पार्टनर का लोन नहीं आता है, पार्टनर की कैपिटल नहीं आती है, कोई भी रिजर्व्स नहीं आते। लेकिन सर क्या एम्प्लॉइज का कोई हक है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, तो क्या वो आएगा? हाँ सर, एम्प्लॉइज का कोई हक पड़ा हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बना हुआ है, या कोई ऐसा फंड बना हुआ है जो किसी का अधिकार है, तो क्या आएगा? हाँ। नॉर्मली क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, ए की वाइफ का लोन, बी की वाइफ का लोन, वो सब आता है, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आता है, ठीक है ना। तो सर क्या क्या नहीं आता है, अगर आप इसकी लिस्ट देना चाहें कभी इसी प्रकार से, तो अगर मैं आपको इसकी लिस्ट दूं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर अपन इसको लाल हस्ताक्षर से लिखेंगे क्या क्या नहीं आता है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये सब चीजें नहीं आती। क्या नहीं आता है? सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आती, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स क्या इंटरनल है, हाँ कि ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आती। सर पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी नहीं आता है। सर क्या कोई रिजर्व्स पड़े हो, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो भी नहीं आता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी कभी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। रिजर्व्स भी नहीं आते। सर अगर हम आपसे बात करें क्या पार्टनर का लोन आता है, तो पार्टनर का लोन भी नहीं आता है, क्योंकि ये सब पार्टनर्स का अधिकार है। तो पार्टनर अभी अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। धंधा बंद हो रहा है, और धंधा बंद हो रहा है तो पहले बाहर वालों को देना है। बाहर वालों को देने के बाद, बाहर वाले कौन? क्रेडिटर्स। बाहर वाले कौन? बिल्स पेबल, बैंक, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इन सबको अपने को पेमेंट करना है। मतलब एक्चुअली जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है वो ये होता है कि सारे एसेट बेचे, सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करें, और देखें पार्टनर्स के लिए क्या बचेगा। अभी उनको कुछ नहीं देंगे, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, हम सारे एसेट्स बेच के सारी लायबिलिटी। तो सर ये सब भी कौन सी वैल्यू पे उतरते हैं? तो सर ये सब भी कौन सी वैल्यू पे उतरते हैं? बुक। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। तो सर क्या क्या नहीं आता है? पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आती, करंट अकाउंट नहीं आता, रिजर्व नहीं आता, पार्टनर का लोन नहीं आता है। सर ठीक है। सर क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है? तो द आंसर इज, अब उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे डाल दो, उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, और कुछ क्वेश्चन बोलेंगे मत डाल। तो अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन दोनों के बारे में अलग ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला पार्ट, किसी बच्चे को नंबर इकट्ठे करने हो एग्जाम में कि एक आधी मार्क मिल जाए, तो कुछ नहीं, ऐसा अकाउंट बना ले और बुक में से सारे एसेट उतार के डाल दे, फिर सारी लायबिलिटी उतार के डाल दे। ठीक है क्या? सारे एसेट उतार के डाल दो और फिर सारी लायबिलिटी उतार के डाल दो। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो अपन फिर गेम को थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ लिया हो तो अपन गेम को आगे किस प्रकार से बनाएंगे। अब सर हिसाब किताब, और जो ये हिसाब किताब होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत अच्छे से लेके आना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज को। इस तरफ सबसे बड़े अक्षरों में लिखो, अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से, इस तरफ लिखो बाय बैंक, और उसके आगे लिख दो बंडल 1, बाय बैंक बंडल 1। और सर यहां से चाहो तो ऐसे तीर चला। सर इस तीर का मतलब क्या, कि जो जो एसेट बिकते जाएंगे, एसेट रियलाइज होते जाएंगे, वो सब इधर आएंगे। एसेट रियलाइज जो होते जाएंगे वो इधर आएंगे, ठीक है ना। जो जो एसेट रियलाइज होते जाएंगे वो इधर आएंगे। कौन सी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे, जिसपे वो रियलाइज, मार्केट वैल्यू पे जिसपे वो क्या हो रहा है? रियलाइज। आप चाहो तो मार्केट वैल्यू लिख दो, चाहे तो उसको रियलाइज वैल्यू लिख दो, चाहे तो आप उसको मार्केट वैल्यू लिख दो, चाहे तो आप उसको क्या लिख दो? रियलाइज्ड वैल्यू। सर ठीक है, समझते हैं। सर कुछ एसेट ऐसे होते हैं, या चाहो तो एक चीज और लिख दो, इस तरफ ऐसा तीर बनाओ, तीर, और इधर लिखो टू बैंक बंडल 2। टू बैंक क्या? बंडल 2, बैंक बंडल 2। अब बंडल 2 का क्या वैल्यू? यहाँ पे आप लिखोगे जितनी भी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, तो लाइबिलिटीज पे ऑफ, लाइबिलिटीज पे ऑफ। सर क्या इसके बारे में सारा चीज एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, किस क्रेडिटर को कितने रुपए दिए या क्या दिए? यस।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी लाइबिलिटी के बारे में तो उसको बुक वैल्यू पे पे करा जाएगा। इस वैल्यू पे करा जाएगा बुक वैल्यू। सर ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सारी लाइबिलिटीज क्या होती है, प्योर। क्या होती है? लाइबिलिटीज प्योर। अगर कुछ इसको रियलाइजेशन करने में कोई खर्चे हो रहे हैं, किसी ब्रोकर को बुला के बेचना पड़ रहा है, तो जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे क्या वो भी यहीं पे आएंगे? हाँ। सर किसी पार्टनर को किसी प्रकार की कमीशन देनी पड़ रही है कि भाई तू माल बेच के आ, तो क्या सर वो पार्टनर को कमीशन पे कर रहे हो तो यहाँ पे आएगी। अगर उसके खाते में ड्यू कर रहे हो तो उसके खाते में आएगी, ठीक है ना। सर क्या सारे एसेट वाकई में बिक जाते हैं? तो द आंसर इज नो। कुछ कुछ एसेट बिकते नहीं है। लेट्स से एग्जांपल, हमारे यहाँ पे पुराना फर्नीचर पड़ा था, कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं था, पुराना फर्नीचर पड़ा था, तो ए ने बोला चल ये फर्नीचर मैं ले आता हूँ, घर पे रख लूंगा, ठीक है ना, या मैं बिजनेस में यूज करूँ। तो वो जो फर्नीचर है वो कौन ले गया? ए। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स। और सर इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। मतलब ऐसे जो जो एसेट हो सकता है, फर्म की गुडविल पार्टनर ही खरीद रहा हूँ, कभी कभी कोई पार्टनर दुकान का स्टॉक खुद रख लेता है, क्यों कि चल मैं आगे बिजनेस करूंगा तो स्टॉक में रख लेता हूँ। तो क्या सर धंधे के सारे एसेट बिक जाते हैं? कभी कभी बच जाते हैं। सर कुछ कुछ लायबिलिटी पार्टनर्स बोलते हैं कि चिंता मत करो मैं पे कर, तो उन लायबिलिटी के लिए आप इस तरफ आके लिखोगे क्या, बाय सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स। जैसे कभी कभी कोई पार्टनर बोल सकता है कि इतने क्रेडिटर्स को तो मैं पे कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। या पार्टनर बोलता है मेरी बीवी का लोन मैं खुद ही पे कर दूंगा, तुमको घर पे आने की जरूरत नहीं, घर आओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वो पार्टनर ये बोलता है कि भाई मैं अपनी वाइफ का लोन खुद ही पे कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे दे देना। तो जो जो भी पार्टनर लायबिलिटी खुद लेता है अपने हक पे, मतलब लायबिलिटीज पेड बाय पार्ट, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर्स, वो सारी यहाँ पे है। अब सर पूरा हिसाब किताब होने के बाद अगर ये साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या है कम, लेट से उस तरफ का पूरा टोटल आ रहा है आपके पास, मान लो 10 lakhs और इस तरफ टोटल कितना आ रहा है 8 लाख, तो जो 2 लाख रुपए हुए वो रिवैल्यूएशन की तरह रियलाइजेशन का प्रॉफिट है। रियलाइजेशन का क्या हो गया? तो अगर वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो किसमें बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। अगर वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ। फिर उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस खाते के आगे, अगर मैं बात करूं अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसको अगर अपन थोड़ा सा और आगे लेके चले तो सर यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन किस में बटेगा? ए बी और सी में, ए बी और सी में, ठीक है ना। और अगर वो साइड ज्यादा होती, अगर ये साइड 15 लाख होती है किसी कारण से, ये सिर्फ 6 लाख की होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन का क्या लॉस। तो बाय रियलाइजेशन का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? लॉस। तो सर इफ अगर अपन कहीं पे लिख ले तो ये नॉर्मल बात ही होती है, क्रेडिट इज ग्रेटर देन व्हाट? डेबिट। तो क्या होता है? प्रॉफिट। और इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट तो क्या होता है? लॉस। सर आप तो बकवास बात कर रहे हो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की कंसेप्ट है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस तरफ ही आता है और लॉस कहाँ पे आता है? उस तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी रूल क्या है? प्रॉफिट इस तरफ आता है और लॉस कहाँ पे आता है? उस तरफ। तो लॉजिक क्या है कि पहले आप यहाँ तक का पूरा बना लो फिर आगे बात कोशिश करें। तो ये एक आपके पास क्वेश्चन है कि भाई ए बी सी का बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, ये उनकी बैलेंस शीट का फोटो है कि उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या पार्ट था। अगर अपन देखें तो एसेट साइड देके रखी है, लायबिलिटी साइड देके रखी है आप लोगों को, और इसके बेसिस पे अपन अब क्या बनाने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का अपन ट्राई करेंगे दोस्तों कि अपन कितने फिगर्स समझ पाते हैं और कितनी चीजें देख पाते हैं। अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको गिवन है कि एसेट भी गिवन है एक तरफ आपको लायबिलिटीज भी गिवन है और फिगर्स भी गिवन है। तो ठीक है, अगर अपन साथ में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से इस तरफ तो क्या आता है, एक तरफ रियलाइजेशन अकाउंट लिख दो ऊपर, और सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की
अब बना कौन सा अकाउंट रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मेरे साथ कुछ बच्चे ना मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं कि ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में वैसे तो सब कुछ आएगा, क्या क्या छोड़ के अगर मैं बात करूं तो सर क्या क्या छोड़ के आएगा, सर कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा। सर क्या बाकी सब आएगा, हाँ। अगर बाकी सब आएगा तो फट से यहाँ पे लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। अब अपन खेलेंगे कॉपी कैट। अब कॉपी कैट का मतलब क्या, बस वहां से उठाओ यहाँ पे डालो। सर इससे भी नंबर मिलते हैं क्या, हाँ, यहाँ थोड़े बहुत तो मिल जाते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, बॉस 4 लाख की डाल देते हैं अपन। फिर अपने पास क्या है, अगर अपन बात करें प्लांट एंड मशीनरी, वो 3 लाख की। फिर अगर अपन बात करें हमारे पास है स्टॉक, कितने लाख का, 2 लाख का। डेटर्स हैं हमारे पास 4 लाख के। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, तो सर इन्वेस्टमेंट्स कितने की आपके पास, 1,50,000। बस ये शायद तुम्हारे पास सारे एसेट्स, सारे एसेट डाल दिए क्या, मैंने बोला हाँ सारे एसेट डाल देने चाहिए थे और आपने सारे एसेट डाल दिए। इस तरफ सर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, जो एक्चुअली आपको पे ऑफ करनी है, जो एक्चुअली आपको क्या करनी है, पे ऑफ करनी है। तो सर क्या क्या पे ऑफ नहीं करना है, देखो सर पार्टनर्स की कैपिटल तो पे नहीं होगी, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, सर ए का लोन भी नहीं आएगा, सर जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, सर कुछ भी तो नहीं आ रहा है, देखो ना सर। ए की एबीसी की कैपिटल नहीं आ रही, एबीसी का करंट अकाउंट नहीं आ रहा, यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है वो जनरल रिजर्व नहीं आ रहा, ए का लोन भी नहीं आएगा। सर मतलब ए का लोन तो नहीं आएगा लेकिन ए की वाइफ का लोन आएगा, हाँ ए की वाइफ का लोन आएगा। हाँ सर, अगर अपन बात करें तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के बारे में तो देख लो कौन कौन सी आएंगी। जितना मुझे लग रहा है क्रेडिटर्स आएंगे सर, क्रेडिटर्स कितने के आएंगे, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल और ए की वाइफ का लोन लग रहा है जो कि मेनली आएगा। तो कितना कितना है सर, सर क्रेडिटर्स है आपके पास 4 लाख, फिर 1 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ये हमारी लायबिलिटी है जो हमको बाहर वालों को पे करनी, जो हमको बाहर वालों को पे करनी है। सर अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ पे फट से लिख दूं बाय बैंक बंडल 1, बाय बैंक बंडल 1। सर इसमें क्या होगा, इसमें ये सारे एसेट रियलाइज होने की कोशिश होगी। तो बंडल 1 पे आ चुके हैं, आपको बोला है डेटर्स रियलाइज 90%। डेटर्स थे कितने के सर, डेटर्स थे 4 लाख के। 4 लाख का पूरा पैसा नहीं आया है इनका, 4 लाख में से कितना आया है इनका, 90%। तो अगर अपन डेटर्स की बात करें तो डेटर्स का पैसा आया है 4 लाख का 90%, दैट इज 3,60,000। 4 लाख का 90%। स्टॉक टेकन ओवर बाय बी, मतलब स्टॉक बी ले जाएगा, लिख देते हैं इसके आगे बी, बाद में बात करेंगे। और ऑल अदर एसेट रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, मतलब क्या सर, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई, हाँ पूरी बुक वैल्यू पे हो गई, मतलब 4 लाख में बिक गई, चलो अच्छा है, खुदा का शुक्र है। प्लांट एंड मशीनरी क्या बिक गई, हाँ चलो बिक गई, कितने बिक गई, 3 लाख। सर क्या इन्वेस्टमेंट भी बिक गई होगी, हाँ वो खुद ही बोल रहे हैं कि सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गए। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपकी, कहीं ना कहीं 1.5 लाख की, तो वही बिक गई। सर लाइबिलिटीज, अच्छा स्टॉक कौन ले गया, बी लिखते क्या इधर, बाय बी क्या ले गया था स्टॉक, कितने का भी, 2 लाख का। सर ए एग्रीज टू पे वाइफ लोन, मतलब वाइफ का लोन पूरी ए पे करेगा, बाकी सारा पैसा पे हो गया। अगर क्वेश्चन किसी लाइबिलिटी के लिए शांत, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो ये मान लेना कि वो लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे हो गई, 4 लाख। फिर क्या है, बिल्स पेएबल कितना, 1 लाख। और फिर बी ने क्या बोला कि मेरी वाइफ का लोन मैं खुद ही पे करूंगा, तो ठीक है भैया, तो खुद ही पे कर ले। तो क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, और यहाँ पे आएगा 2A, क्या भाई,
वाइफ का लोन कितने का है भाई, 2 लाख रुपए का। तो सर जहां तक मेरे को लग रहा है बंडल 2 है 5 लाख का, और बंडल 1 को जोड़ोगे